नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का सत्रावसान गृह मंत्री की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में मंजूरी। उत्तराखंड में व्यय के लिए अध्यादेश जारी करने को लेकर फैसला। उत्तराखंड मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर डिवीजन बेंच में जा सकती है केंद्र सरकार। बागी विधायकों को वोटिंग अधिकार देने को कांग्रेस पार्टी देगी चुनौती। हाईकोर्ट के आदेश पर कल होगा शक्ति परीक्षण। भारत ने कुलभूषण यादव के कथित कबूलनामे को किया खारिज। अपहरण की जताई आशंका, बताया पठानकोट हमले में जिम्मेदारी से बचने की पाकिस्तान की कोशिश। तीन देशों की यात्रा पर ब्रसेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री। बेल्जियम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे देश की सबसे बड़ी दूरबीन। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता आज। और विश्व कप टी20 का पहला सेमीफाइनल आज। दिल्ली में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी आमने सामने। आईसीसी 2020 रैंकिंग में विराट कोहली बने पहले पायदान पर। खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया गया है। इसका मकसद उत्तराखंड में 1 अप्रैल के बाद व्यय करने के लिए अध्यादेश जारी करना है। बीती रात केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में संसदीय मामलों पर कैबिनेट कमेटी की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। विनियोग विधेयक के दर्जे पर सवाल उठाए जाने के बाद इसका फैसला किया गया, जिसे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने विवादास्पद परिस्थितियों में पारित किया था। सीसीपीए की बैठक के बाद संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उन्हें बैठक और उत्तराखंड के ताजा हालात की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने देर रात इस आशय का आदेश जारी किया। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ था और इसमें 16 मार्च से 25 अप्रैल तक अवकाश है। 2 दिन शेष रहते सरकार संचित निधि से धन निकालने के लिए अध्यादेश जारी करने की स्थिति में भी नहीं है, ताकि राज्य 1 अप्रैल के बाद अपनी व्ययगत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। संविधान के अनुच्छेद 357(1)(c) के मुताबिक लोकसभा के सत्र में न रहने पर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से धन लेने का अधिकार दे सकते हैं। संसद के सत्रावसान के बाद अब नया सत्र आहूत करना होगा। और वहीं उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी चुनौती देंगे। केंद्र सरकार में शीर्ष स्तर पर इस आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और केंद्र सरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में एकल न्यायाधीश वाली पीठ के फैसले को चुनौती दे सकता है। वहीं कांग्रेस भी हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच में इस फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही है, जिसमें निलंबित बागी विधायकों को भी शक्ति परीक्षण में वोटिंग का अधिकार दिया गया है। हमने लीगल ओपिनियन जो सीख किया है वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं एट द करेक्ट लेवल्स, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बात को स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, हम सब जानते हैं कि 4-5 दिन पहले अरुणाचल के किस्से में सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने एक आदेश जारी किया था कि जो स्पीकर विधानसभा के अंदर करते हैं और जो कहते हैं कार्रवाई के बारे में, वो अंतिम शब्द होता है। और इस बीच कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार कांग्रेस शासित राज्यों को अस्थिर करने में लगी है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने अन्य राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भी मोदी सरकार की तरफ से निशाना बनाने की आशंका पर राष्ट्रपति का ध्यान दिलाया। प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक के बाद एक निशाना कांग्रेस की सरकारों पर है, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए है, और ये जो जनमत है उसके खिलाफ है। जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको असंवैधानिक तरीके से दल बदल करा के, खरीद फरोख्त करा के और ऐसे साधनों का उपयोग करके जो कोई भी प्रजातंत्र और संविधान कानून जिसकी अनुमति नहीं देता, उस पर रोक लगनी चाहिए। हमने अपनी चिंता, अपना आक्रोश उससे महामहिम को अवगत कराया है।
और इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत को राहत देते हुए 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को वोट करने का भी मौका दिया है, लेकिन उनके वोट अलग रखे जाएंगे। इधर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। उत्तराखंड सियासी संकट में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत को 31 मार्च तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कांग्रेस के बागी विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार दे दिया है, लेकिन इन विधायकों के वोट अलग रहेंगे। बहुमत परीक्षण के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। माननीय राज्यपाल के आदेश का कि 28 तारीख को एक फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ तिथि बदली है 28 से 31 मार्च। लंबित जो है ये एमएलएज 9, उसको हटाया नहीं है। सिर्फ वोटिंग के काउंटिंग के लिए, सिर्फ गणना के लिए अलग से वोट करके उसको अलग से देखने के लिए अलग कमरे में रखने का आदेश दिया है। कांग्रेस कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका मान रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कोर्ट ने संविधान की रक्षा की है। विश्वास मत लेने से रोका गया, कोर्ट ने उसको गलत माना है। माननीय हाईकोर्ट ने ऐसी ताकतों को एक जबरदस्त झटका दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस के बागी विधायकों को वोट का अधिकार मिलने पर बीजेपी ने खुशी जताई है। राष्ट्रपति शासन को लेकर जो अभी तक जानकारी मिली है, उसमें कहीं पर भी इस ऑर्डर में उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। डिसक्वालिफाइड एमएलए हैं, उनको वोट करने के लिए कोर्ट ने कहा है और वो 31 तारीख के लिए कहा है। अब आगे क्या इस पे होना है, मुझे लगता है वो तब की बात देखी जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने 28 मार्च को मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने का समय दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जिसे हरीश रावत ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड के स्पीकर महोदय ने जो काम किया है असंवैधानिक था, राजनीतिक लाभ के कारण किया, संवैधानिक परंपराओं को चूर चूर करके किया, ये साफ हो चुका है। उत्तराखंड में सियासी संकट 18 मार्च को शुरू हुआ, जब विनियोग विधेयक पारित करते समय कांग्रेस के 9 विधायक हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड विधानसभा के मौजूदा समीकरण पर नजर डालें तो 70 सदस्यों वाले सदन में कांग्रेस के 36 विधायक हैं, इनमें से 9 बागी हो गए हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के 28 विधायक हैं, जिनमें से 1 विधायक पार्टी से निष्कासित है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। बीएसपी के 2 और उत्तराखंड क्रांति दल का 1 विधायक है। इन 6 विधायकों ने प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा बनाकर कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा है। ऐसे में बहुमत साबित करने का आंकड़ा 36 है। हरीश रावत ने राज्यपाल के सामने 34 विधायकों की परेड कराई थी, जो बहुमत साबित के आंकड़े से 2 कम है। ऐसे में 31 मार्च को हरीश रावत के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की चुनौती है। अरुणाचल में सरकार गंवाने और उत्तराखंड में संकट का सामना कर रही कांग्रेस ने कल मणिपुर में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को गाईखंगम की जगह पूर्व मंत्री टीएन हाओकिप को मणिपुर कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। गाईखंगम राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष हाओकिप चूराचंदपुर जिले की साईकोट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता ने यह बताया है कि यह बदलाव पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर किया गया। कांग्रेस के करीब 25 असंतुष्ट नेता गाईखंगम को प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे थे। इस मामले पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने 15 मार्च को मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह और उप मुख्यमंत्री गाईखंगम को तलब भी किया था। Some people portrayed us something like a dissident, but in fact we are not. We are pressure group to shape Congress Party and shape Manipur. हरियाणा विधानसभा ने जाट आरक्षण बिल आम राय से पारित कर दिया है। बिल में उच्च शिक्षा और नौकरियों में जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण का प्रावधान है। जाट नेताओं ने अब केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए आंदोलन की बात कही है। हरियाणा विधानसभा से जाट आरक्षण पारित हुआ।
तो जाट नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मुंह मीठा कराया। विधेयक पर वोटिंग के वक्त कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के विधायक मौजूद थे। बिल में जाटों के अलावा जाट सिख, मुल्ला जाट, रूर, बिश्नोई और त्यागी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान है। इन्हें शिक्षा और तीसरी और चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। पहली और दूसरी श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण मिलेगा। इनके लिए पिछड़ा वर्ग में नई श्रेणी बनाई गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार को संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करना होगा। हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उसमें क्लास 1 और क्लास 2 के हिसाब से बढ़ाया गया है, इसलिए किसी को भी कोई इसमें यानी कोई घाटा नहीं हुआ, कोई किसी की कटौती नहीं हुई। विन विन पोजीशन में हर एक वर्ग को इसमें लाभ मिला है। जाट नेताओं ने अब केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए नई रणनीति बनाने की बात कही है। अब हम सेंटर की लड़ाई के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। सेंटर के जो बातचीत के जरिए हम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 तारीख को हमारी जो है रोहतक में या सोनीपत में मीटिंग करेंगे, वहां बैठकर अपने आगे का विचार करेंगे। हालांकि बिल के खिलाफ बीजेपी में ही आवाजें उठने लगी हैं। जाटों को आरक्षण का विरोध कर रहे सांसद राजकुमार सैनी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। आज पूर्णतः किसी के दबाव में आकर के प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस जाति को पिछड़ा ही नहीं माना, आज उसके दबाव में पूरे प्रदेश की सरकार को किडनैप कर दिया गया है। जाट समुदाय ने आरक्षण के लिए फरवरी में आंदोलन किया था। इनमें 30 लोगों की जान गई थी, जबकि 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। जाट नेताओं ने मौजूदा सत्र में ही बिल लाने की मांग की थी। बिल नहीं आने पर उन्होंने 3 अप्रैल से फिर आंदोलन की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और असम में 4 अप्रैल को पहले दौर के मतदान से पहले चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज असम में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले शिवसागर के अमगुरी की रैली में हिस्सा लेंगी। उसके बाद वो विश्वनाथ छरियाली में एक अन्य चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगी। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार से असम में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। राज्य में 3 रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पीएमओ से सरकार का संचालन होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर विजय माल्या और ललित मोदी की मदद का आरोप भी लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को असम में 3 रैलियां की। दीफू जिले के कार्बी आंगलांग में उन्होंने तरुण गोगोई सरकार की जमकर सराहना की और शांति को विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। लड़ाई होती है, खून बहता है, तो विकास करा नहीं जा सकता। पिछले 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने असम में जबरदस्त काम किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने असम से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने का मुद्दा उठाया। पहले वो यहाँ आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, और फिर असम को असम से नहीं चलाएंगे। असम को नागपुर से चलाया जाएगा, असम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया है। लेकिन झूठे आरोप, दोषारोपण बंद करिए। असम का चुनाव सीधे सीधे आपके जो फेलियर्स हैं, आपकी जो विफलताएं हैं, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा होता कि आप अपनी सरकार के बारे में बता। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने असम में मंगलवार को पहली बार जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज असम में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह दुलियाजान, थोवरा और महमोरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और आखिर में चुनाव की रणनीति को लेकर एक बैठक भी करेंगे। गृहमंत्री गुरुवार को पश्चिम बंगाल में भी 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि एक तरफ जहां राज्य की जनता भ्रष्टाचार और भुखमरी से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के मंत्री घूस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चिटफंड घोटाले वाम दल के कार्यकाल में शुरू हुए, जबकि टीएमसी के कार्यकाल में उन्हें बढ़ावा मिला। अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। चिटफंड के अंदर
17 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का पैसा ये लोग खा गए। ये चिट फंड कम्युनिस्टों के समय में शुरू हुआ और ये चिट फंड ममता के समय में बड़ा पूरे गुंडे जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो अब ममता दीदी की पार्टी में आ गए। बंगाल को अपना गौरव न कम्युनिस्ट वापिस दिला सकते हैं न तृणमूल कांग्रेस वापिस दिला सकती है। बंगाल को अपना गौरव वापिस चाहिए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनानी पड़ेगी। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एनआईए पठानकोट आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल जैश प्रमुख मसूद अजहर और उनके रिश्तेदार अब्दुल रऊफ तक पहुंच की मांग करेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक शरद कुमार ने कहा कि हम मसूद अजहर और अब्दुल रऊफ तक पहुंचने की मांग मुनासिब समय पर करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों इस मामले में आरोपी हैं और पाकिस्तानी जांच दल के वापस लौटने के बाद एक बार और औपचारिक अनुरोध किया जाएगा। इससे पहले पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम ने मंगलवार को पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। पाकिस्तान की जांच टीम के 5 सदस्यों के भारत की एनआईए की टीम के सदस्य भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 3 देशों के दौरे पर आज ब्रसेल्स पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठक है। बेल्जियम के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि बेल्जियम भारत का प्रमुख व्यापार साझीदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और सुरक्षा जैसे मसलों पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ एशिया की सबसे बड़ी एरिस दूरबीन को रिमोट से सक्रिय करेंगे। नैनीताल के देवस्थल में बेल्जियम के सहयोग से 2007 में इस दूरबीन को लगाने का काम शुरू हुआ था। ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री का हीरा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में बेल्जियम पहुंच गए हैं, जहां उनकी यूरोपीय संघ के साथ शिखर वार्ता होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री परमाणु सम्मेलन में शामिल होने वॉशिंगटन जाएंगे और फिर वहां से सऊदी अरब पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार संधि पर बात करेंगे। 1 दशक की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष संधि को लेकर कोई मतभेद नहीं सुलझा पाए हैं। 2012 के बाद भारत और यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता भी नहीं हुई है। ब्रसेल्स में उनकी बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। We will seek to urge the EU to become a bigger partner in our priority flagship development initiatives. We look at this summit as a summit that lays the groundwork for stepped up cooperation between our two sides because the leaderships have co-terminus mandates. Trade and investment will be an important part of our discussions too. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च और 1 अप्रैल को वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां परमाणु सामग्री और तकनीक को आतंकवादियों के हाथ में पड़ने से रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। वाशिंगटन में प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिल सकते हैं। Nuclear security is a specific area in which we play an important role. It is an area where we try and secure nuclear material from
non-state actors as well as other threats. And this is the focus of that summit. 2 और 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। वहां वो सऊदी अरब के बादशाह सलमान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। इसमें रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद समेत निवेश को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। Extremely important. If you look at any aspect of our ties, they provide 20% of our energy supplies. So we have to make sure that this supply continues. And this is one of the key agenda points that Prime Minister will be discussing with King Salman. भारत से सऊदी अरब के रिश्ते तेल और गैस के अलावा रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। 2014 में दोनों पक्षों के बीच इससे जुड़ा समझौता भी हुआ है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और भारत ने जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार कुलभूषण यादव के तथाकथित कबूलनामे को सिरे से खारिज किया है। भारत ने कहा है कि यह पाकिस्तान की पठानकोट हमले में जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। भारत ने साथ ही आशंका भी जताई है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण यादव का अपहरण किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि यह सिखा पढ़ाकर तैयार कराया गया है। वीडियो है। मंगलवार को पाकिस्तानी सरकार ने कुलभूषण यादव का 6 मिनट का बयान जारी किया था। जियो चैनल पर प्रसारित इस बयान में यादव ने कथित तौर पर कहा कि वो भारत खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं। इराक में दागी मंत्रियों को हटाने की समय सीमा कल खत्म हो रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी संसद से अपने मंत्रियों को हटाने के लिए साफ दिशा निर्देश देने की मांग की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद उन्हें बताए कि मंत्रिमंडल में पार्टी नेताओं को शामिल किया जाए या फिर वो स्वतंत्र टेक्नोक्रेट चुने। इससे पहले संसद ने प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल से फेरबदल के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा दी थी। आबादी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इराक में कई दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है। मुक्तदा अल सद्र ने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को न हटाए जाने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी भी दी है। चीन ने शी जिनपिंग को सीरिया मामले में अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। 2011 से जारी गृह युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच चीन ने पहली बार इस मामले में सक्रियता दिखाई। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि सीरिया में युद्ध विराम समझौते के अच्छे परिणाम आए हैं और यहां मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास तेज करने की जरूरत है। चीन ने कहा कि वो सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। शी जिनपिंग ईरान में चीन के राजदूत रह चुके हैं। और म्यांमार में आज तिन चौ ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तिन चौ पिछले 53 साल में म्यांमार के पहले असैन्य राष्ट्रपति चुने गए। तिन चौ सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बनी आंग सान सू की के बेहद करीबी माने जाते हैं। आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर में हुए ऐतिहासिक चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन सेना के साथ समझौते के तहत सू की राष्ट्रपति नहीं बनी। उनकी जगह तिन चौ को पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को 20 महीने से जारी इबोला इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इबोला अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा नहीं है। हालांकि संगठन ने अफ्रीकी देशों में इबोला को लेकर जारी जांच और बचाव जारी रखने की सलाह दी है। पिछले साल इबोला वायरस के संक्रमण से अफ्रीकी देशों में करीब 11,500 लोग मारे गए थे और लाखों लोग इसकी चपेट में आकर बीमार हो गए थे। The Ebola outbreak in West Africa is no longer a public health emergency of international concern. However, a high level of vigilance and response capacity must be maintained to ensure the ability of the countries to prevent the Ebola infections. और अब खेल जगत की खबर। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप का आज पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। दिल्ली में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सुपर 10 में सबको मात देने के बाद न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद हैं। उसके स्पिनरों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वो इस मुकाबले को जीतकर पहली बार T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाना चाहेगी। वहीं इंग्लैंड की कोशिश इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह पक्की करने की होगी। दोनों ही टीमों पर जीत का दबाव होगा। इंग्लैंड की टीम कोटला की पिच से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो पहले ही 2 मैच इस मैदान पर खेल चुकी है।
जिसका वो फायदा उठा सकती है। और आज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी की जयंती है। हिंदी फिल्मों में आधुनिक भारतीय नारी का सशक्त चित्रण करने वाली अभिनेत्री देविका रानी ने न सिर्फ अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को सजाया, बल्कि अशोक कुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी दिए। देविका रानी का नाम लेते ही वो तस्वीर सामने आती है जो आज की नारियों से भी ज्यादा आधुनिक और स्वतंत्र थी। नामी गिरामी परिवार से संबंध रखने वाली देविका रानी ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की। इसके बाद रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से अभिनय और संगीत की शिक्षा ली। इस बीच उनकी मुलाकात हिमांशु राय से हुई। उन दिनों वो जर्मनी में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। देविका जी की प्रतिभा देखकर उन्होंने उन्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया। इसी दौरान दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए। उन्होंने देविका रानी के साथ पहली भारतीय अंग्रेजी फिल्म कर्मा बनाई। इस बीच हिमांशु राय ने मुंबई में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना कर ली थी। इसी बैनर के तले बनी 1936 की फिल्म अछूत कन्या ने जातिगत भेदभाव से जूझ रहे भारतीय समाज को संदेश दिया। बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। अशोक कुमार के साथ देविका रानी ने जीवन प्रभात, इज्जत, वचन और दुर्गा जैसी फिल्में दी। तुम बुलाओ या न बुलाओ, मैं तो आऊंगी। बुलाने चलाने का काम माँ और बाबूजी कर रहे हैं। अच्छा, तो कल ससुराल जाओगे? हाँ। 1940 में हिमांशु राय के देहांत के बाद बॉम्बे टॉकीज की बागडोर देविका जी ने अपने हाथ में ले ली। देविका रानी की बतौर अभिनेत्री आखिरी फिल्म रही 1943 में आई हमारी बात। 1969 में जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई, वो उससे नवाजी जाने वाली पहली शख्सियत बनी। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का सत्रावसान। गृह मंत्री की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में मंजूरी। उत्तराखंड में व्यय के लिए अध्यादेश जारी करने को लेकर फैसला। उत्तराखंड मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर डिवीजन बेंच में जा सकती है केंद्र सरकार। बागी विधायकों को वोटिंग अधिकार देने को कांग्रेस पार्टी देगी चुनौती। हाईकोर्ट के आदेश पर कल होगा शक्ति परीक्षण। भारत ने कुलभूषण यादव के कथित कबूलनामे को किया खारिज। अपहरण की जताई आशंका, बताया पठानकोट हमले में जिम्मेदारी से बचने की पाकिस्तान की कोशिश। 3 देशों की यात्रा पर ब्रसेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री। बेल्जियम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे देश की सबसे बड़ी दूरबीन। यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता आज। और विश्व कप T20 का पहला सेमीफाइनल आज। दिल्ली में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी आमने सामने। ICC 2020 रैंकिंग में विराट कोहली पहले पायदान पर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016।